नमस्कार, स्वागत है आपका 15 संभाग 15 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र 3 आवेदकों को दे रहे हैं। आज देखिए नागरिकता दी गई है, सीधी तस्वीर देखिए। भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश में देखिए सीएए लागू हो गया है और इसी के तहत नागरिकों को, बांग्लादेश के नागरिकों को नागरिकता दी जा रही है। 3 आवेदकों को नागरिकता मिली है। ये एक ऐसी कठिनाई थी जिस कठिनाई का निराकरण करके एक ऐसा रिश्ता पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है जो अखंड भारत की याद दिलाता है। ये 47 के पहले तत्कालीन सरकार के द्वारा जो निर्णय किया गया था कि हम अपने देश में हमारे सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, उनकी चिंता करेंगे। इस भाव के आधार पर कई सारे बंधु, खास करके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, इस भरोसे से उस देशों में रह गए जो भारत के अलावा भारत के पूर्व हिस्से हैं, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कहते हैं। और काल के प्रवाह में जैसा कि आशंका थी, उस आशंका के कारण से बड़े पैमाने पे उस देश के अंदर हमारे इन धर्मावलंबियों के जान माल के और कई सारे कष्ट हुए। और इस कष्ट के बाद भी दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर लेने में अपने आप प्रतिबंध लगा दिया कि इनको विदेशी माना गया, जबकि मूल रूप से ये विदेशी नहीं है, ये मूल रूप से उस अखंड भारत के इस देश के हिस्सा है। इनका कष्ट इतना ही था कि तत्कालीन सरकारों के भरोसे से ये वहाँ रह गए थे। लेकिन जो बनी हुई सरकारें, चाहे अफगानिस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो या बांग्लादेश की हो, ये वो उनकी सुरक्षा की छतरी उपलब्ध नहीं कर पा रही। ऐसे में आपने कोई किसी का घर गांव छोड़ना बहुत कठिन जाता है। लेकिन ये हमारे लिए, भारत के लिए एक तरह से थोड़ा ये उदार मन का भाव जरूर दिखाई देता सबके बीच में। लेकिन ये अच्छा भाव ये कि हमारे परिवार के लोग हमारे पास आ रहे हैं, ये अपना धर्म बचाने के लिए। क्योंकि मूल रूप से अगर ये धर्म बदल ले तो वहीं रह सकते, लेकिन ये केवल अपने धर्म को बचाने के लिए अपने मूल देश में आते हैं। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़ा काम किया था और मध्य प्रदेश के अंदर मैं इनका स्वागत करूंगा। इनके जैसे और भी जो लोग आएंगे उन सबका भी स्वागत करेंगे। और ये आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 2 भविष्य की नई पीढ़ियां हमारे बीच में से अपने मध्य प्रदेश का हिस्सा बन रही है। और एक बांग्लादेश का मूल परिवार माना गया, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 47 के पहले वाला हमारे देश का हिस्सा, हमारे देश के नागरिकों का जो अधिकार था वो आपको मिलना चाहिए। आपको मिल रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और शासन के माध्यम से, शासन के किसी भी विभाग की कोई भी जरूरत होगी, कोई भी आवश्यकता होगी, शासन आपकी पूरी मदद करेगा और आप मध्य प्रदेश का हिस्सा बन करके गर्व का मौका हासिल करें। ऐसे मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी बधाई देता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो ये तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें आप देखिए और आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। ये 3 वो नागरिक हैं जिन्होंने आवेदक दिए और देखिए अब इन्हें नागरिकता दी गई है। सीएए के तहत प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, 3 आवेदकों को नागरिकता दे दी गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हुआ। नगर निगम के अधिकारियों से अतिक्रमणकारी उलझ गए। अतिक्रमण हटाने गए कर्मचारियों की पिटाई भी की है। अवैध होटल संचालक ने निगम कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिए। ग्वालियर से मामला सामने आया है, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल मचा। नगर निगम के अधिकारियों से अतिक्रमणकारी उलझ गए और अतिक्रमण हटाने गए कर्मचारियों की पिटाई कर दी। अवैध होटल संचालक ने निगम कर्मचारी को थप्पड़ भी जड़ दिए। तो अतिक्रमण हटाने के दौरान ये हंगामा देखने को मिला है, बवाल मचा जमकर। बता दें अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन इसी बीच अवैध होटल संचालक ने निगम कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया।
और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे ग्वालियर से संवाददाता अनिल गौर लाइव जुड़ रहे हैं। अनिल, अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंचती है, लेकिन सहयोग के बजाय जो अवैध होटल संचालक है कर्मचारियों को थप्पड़ मारा, जमकर बवाल हुआ है। फिलहाल क्या स्थिति है अनिल? बिल्कुल, देखिए ऋतु, मध्य प्रदेश में इन दिनों माफियाओं और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है और ऐसे में जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने गए नगर निगम के कर्मचारियों पर ही मारपीट की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कल आपने देखा जिस तरीके से राजस्व के जो अधिकारी थे, माफियाओं ने उनको वहां से दौड़ाया और मारपीट करने की कोशिश की और उसके दूसरे दिन आज फिर ऐसी घटना सामने आई है। जब नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण हटाने के लिए गए तो वहां पर अवैध होटल संचालक और रेस्टोरेंट संचालक वहां पर जेसीबी के सामने बैठ गया और दबंगई दिखाने लगा। जब निगम के कर्मचारियों ने उसे हटाने की कोशिश की तो उसने निगम के एक कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। वहां पर तमाम नगर निगम के बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन इसके बाद भी यह नहीं रुका। और ऋतु, सबसे खास बात यह है कि जहां पर यह अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही थी वो ग्वालियर का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। महज 500 मीटर की दूरी पर वहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ साथ तमाम बड़े कार्यालय हैं। इसके बावजूद यहां पर जो कार्रवाई हो रही थी उन होटलों में अवैध तरीके से रेस्टोरेंट और बार वहां पर चलते हैं। लगातार वहां ऐसी घटनाएं मारपीट की भी सामने आती हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि जब इसकी शिकायत आज नगर निगम के कर्मचारियों को वहां पर मिली तो वहां पर इस मामले में कार्रवाई भी हो, ताकि इस तरह से अतिक्रमणकारियों के जो हौसले बुलंद होते जा रहे हैं उन पर लगाम लग सके। अनिल, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम जनों से मुलाकात किया और जन दर्शन कार्यक्रम में बता दें कि 27 जून से शुरू हो रहा है जन दर्शन। हर गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस जन दर्शन में सीएम साय जनता की समस्याएं सुनेंगे और तुरंत निराकरण भी करेंगे। लेकिन अब जन दर्शन को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। इसी पर एक खास रिपोर्ट देखिए। जनता अपने मुखिया के दरवाजे पर अपनी बात रखने के लिए कुछ इस अंदाज में पहुंची। सुबह से ही आम लोग अपनी समस्याओं, अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस के सामने लाइन लगा के खड़े थे। बारी बारी से सबको अंदर बुलाया गया तो अंदर का नजारा कुछ यूं था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सीधे जनता से रूबरू हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने जनता से उनकी बात सुनी, समस्याओं को सुना और फौरन इसके समाधान के निर्देश दिए। जनदर्शन कार्यक्रम में प्रदेश की आम जनता सीधे अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिल रही थी और अपनी बातें रख रही थी। घर गरीबी परिस्थिति है, कर्ज लेके शादी की हूँ। मुख्यमंत्री इस मुलाकात के दौरान आम जनता से फीडबैक भी लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री जनता से जानने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है या नहीं। आवास घर के लिए आए, घर नहीं है ना रहने के लिए। हाँ, बच्चे का एडमिशन वाले लेना था। सरकार की पूरी कोशिश है कि उसकी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे। सरकार और बीजेपी दावा कर रही है कि जन दर्शन कार्यक्रम का लाभ आम लोगों को मिलेगा। जनता के पास सीधे सीएम के पास जाकर अपनी समस्याएं बताने का प्लेटफॉर्म मिल गया है। उम्मीद है कि इस जन दर्शन से जनता की समस्याओं का समाधान निकलेगा, जनता को प्रदेश के मुखिया के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, जनता से रूबरू हुए हैं मुख्यमंत्री और इसके साथ ही जनता की समस्याओं को भी सुना है। अब सीएम विष्णुदेव साय का जन दर्शन कार्यक्रम पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। सरकार बनने के पश्चात आज पहला जनदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था और अब हर सप्ताह गुरुवार के दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जनदर्शन का कार्यक्रम चलेगा। लेकिन आज 1 बजे के बजाय 3:45 बजे तक ये जनदर्शन चला है और आज करीब 1500 से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं। इसमें राजस्व के मामले हैं, नगरीय निकाय के हैं, स्वास्थ्य विभाग से है, स्वेच्छानुदान का बहुत आवेदन आया हुआ है और निर्माण काम के भी आवेदन आए हुए हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर से संवाददाता खुमन साहू लाइव जुड़ रहे हैं। खुमन, जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है, क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिली है? देखिए ऋतु, इस पे बहुत सारी खास तस्वीर देखने को मिली। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या महिला, तमाम लोग अपने मुखिया से मिलने के लिए सीएम हाउस पहुंचे थे। जब सीएम हाउस पहुंचे तो अलग अलग वर्ग के लोगों ने अलग अलग विभागों की समस्या लेकर सीएम से मुलाकात की। बहुत सारे ऐसे फैसले ऑन द स्पॉट हुए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तुरंत ही जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश देते थे। बहुत सारी ऐसे समस्याएं थी जिनको फैसला ऑन द स्पॉट किया गया है। तो जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो उनकी समस्याओं का हल होगा, ठीक उसी प्रकार से हल करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आए हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार को 6 महीने का वक्त हो गया। ऐसे में 6 महीनों में जिस तरीके से कामकाज छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है उसका फीडबैक भी लेते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नजर आए हैं। तो समझा जा सकता है एक तरफ से आम जनता के और सरकार के बीच की जो कड़ी होती है उसको जोड़ने का काम प्रदेश के मुखिया ने किया है। आने वाले दिनों में भी इस तरीके की जो समस्या है वो हल करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपने देखा कि पहले दिन 1500 से ज्यादा आवेदन मुख्यमंत्री के पास आया और ऐसे में उनको हल करने के लिए मुख्यमंत्री खुद लोगों के पास जा रहे थे, लोगों की समस्या सुनते हुए नजर आ रहे थे। आने वाले दिनों में ये पहल बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि प्रदेश की जो आम जनता है चाहती है कि उनकी कई उम्मीदें भी हैं खुमन मुख्यमंत्री से, क्योंकि जब जनता ने सरकार को चुना और अपना सीएम चुना तब ये उम्मीदें लेकर जनता सामने आई कि जो उनकी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाया जाएगा और इसी कड़ी में प्रयास भी शुरू हो चुका है। फिलहाल शुक्रिया खुमन आपका जानकारी के लिए। और इधर जन दर्शन कार्यक्रम को लेकर सीएम ने एक्स पर एक पोस्ट किया। दिव्यांग बच्ची के साथ मुख्यमंत्री ने फोटो शेयर की। निवास में आई प्यारी बिटिया को व्हील चेयर दी है मुख्यमंत्री ने। बिटिया के चेहरे पर मुस्कान देखकर संतोष हुआ, ये लिखा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। तो बता दें जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और बिटिया के चेहरे पर मुस्कान देखकर संतोष हुआ। बिटिया को व्हील चेयर प्रदान की गई है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। दिव्यांग बिटिया के साथ ये फोटो भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की है। और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने गौ तस्करी को लेकर कहा है कि आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी तय करेंगे कि कब कब परिवहन होना चाहिए और परिवहन गाड़ी पर बड़ा साइन बोर्ड होना चाहिए। तो वहीं बस्तर की स्थिति पर डिप्टी सीएम ने कहा कि नक्सली कर्मचारियों से उनकी वेतन का पैसा वसूल रहे हैं और भी बहुत सारे मसले चल रहे हैं। तो गौ तस्करों के ऊपर कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कही है, बड़ा बयान उनका सामने आया। उन्होंने बस्तर की स्थिति को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और इसके साथ ही गौ तस्करों पर कार्रवाई की भी बात कही। निसंदेह गौ तस्करों के ऊपर कठोरता से कार्यवाही होनी चाहिए। भविष्य में ऐसा भी करेंगे जिसमें जिस क्षेत्र में ये हो रहा है वहाँ पर लोगों को पुलिस प्रशासन से लोग निर्धारित होंगे, नहीं ठीक कर पाने पर वो उन पर कार्यवाही होगी। यह भी तय करेंगे कि किस समय से किस समय के बीच में परिवहन होना चाहिए, जो परिवहन करने वाला वाहन है उसमें बड़ा साइन बोर्ड होना चाहिए। ये सारी बातें तय करके और अच्छे ढंग से सारे लोगों से सलाह ले करके एक अच्छी नीति के साथ इस पर काम करेंगे। बस्तर में तो कर्मचारियों से उनकी तनख्वाह का पैसा वसूला जा रहा है नक्सलियों के द्वारा, वहाँ पर लोगों से राशन वसूला जा रहा है, वहाँ पर नोट छापने की मशीन है, पुराना एक लेथ मशीन अंदर है, लोगों के ट्रैक्टर जब्त किए हुए हैं नक्सली, बहुत सारे मसले चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार के साथ ही सुरक्षा बल भी लगातार काम कर रही है कि चर्चा के माध्यम से नक्सलवाद को खत्म किया जा सके। जहां जरूरत पड़ रही है वहां जवान मोर्चा भी संभाल रहे हैं और ऐसे में अब यूनिफाइड कमांड की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या कुछ होगा यूनिफाइड कमांड की बैठक में, इस रिपोर्ट से समझिए। नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। सरकार बनने के बाद 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ देंगे। गृह मंत्री अमित शाह खैरागढ़ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने की बात कही है। चुनावी नतीजों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के साथ ही केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
अब तक सैकड़ों की संख्या में नक्सलियों को मार गिराया गया है। वहीं सैकड़ों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। प्रदेश में नक्सल मूवमेंट को लेकर यूनिफाइड कमांड की बैठक होने जा रही है, जिसे लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि यूनिफाइड कमांड की बैठक है, कई विषयों पर चर्चा और निर्णय है। ये बैठक बहुत प्रभावपूर्ण बैठक होगी। यूनिफाइड कमांड की बैठक है, कई विषयों पर चर्चा और निर्णय है। ये बैठक बहुत प्रभावकारी होने वाला है और आगामी 1 वर्षों के लिए कार्य योजना बनेगी, उस पर काम होगा। यूनिफाइड कमांड अगर निर्णय करता है तो फिर अच्छा हो जाता है उसमें। नक्सल गतिविधि पर रोक लगाने 28 जून को होने जा रही बैठक में सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें नक्सल मोर्चे और विकास को लेकर बैठक में चर्चा होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद करते नजर आएंगे। हालांकि इस बैठक से पहले सियासी तकरार भी देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नक्सलवाद को लेकर सरकार के पास नीति नहीं होने का आरोप लगाया है कि नक्सल नीति पे सरकार का कोई स्पष्ट नीति नहीं है और सिर्फ अंदरूनी क्षेत्रों में दहशत फैलाने का काम सरकार कर रही है, जो 15 सालों में किया वही फिर से दोहराने का काम कर रही है। आज लोग बस्तर क्षेत्र के आदिवासी जंगल जाने को डर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद हमेशा से सियासत के केंद्र बिंदु में रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर दावा करते नजर आए। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस ओर कई कारगर कदम भी उठाए गए हैं। वहीं यूनिफाइड कमांड की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भी चर्चा होगी, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। अब देखना होगा कि इस बैठक में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार और फोर्स के अधिकारी क्या फैसला लेते हैं। रायपुर से विस्तार न्यूज के लिए खुमन साहू की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता खुमन साहू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। खुमन, देखिए बैठक पर सबकी नजरें तो टिकी हैं, लेकिन इस बैठक पर सियासी तकरार भी शुरू हो चुकी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए रितु, कल जब कमांड की बैठक होगी उसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन सरकार छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा करने के लिए लगातार रणनीति बना रही है और यही कारण है कि कल जब बैठक होगा तो नक्सल को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा कैसे नक्सल क्षेत्रों में विकास पहुंचे, स्वास्थ्य पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, कैसे वहां के लोगों को बेहतर जीवन जीने का मौका दिया जा सके, इस पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है और यही कारण है कि 6 महीने में 100 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। इसके अलावा 400 से ज़्यादा नक्सली गिरफ्तार किए गए, 400 से ज़्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एक तरफ सरकार एक्शन मोड पे है, दूसरे तरफ शांति वार्ता के तहत नक्सलवाद को खात्म करना चाहती है, तीसरी तरफ अगर बात की जाए तो रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। और यही बात है कि जब कल बैठक होगी तमाम अधिकारी उसमें मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहने वाले हैं, गृह मंत्री भी मौजूद रहने वाले हैं। आने वाले दिनों में कैसे बस्तर के लोगों को बेहतर जीवन दिया जा सके, इस पर बातचीत होने वाली है, क्योंकि ऋतु बहुत खूबसूरत है छत्तीसगढ़ का बस्तर। इसको कैसे नक्सलवाद को खात्मा करके देश और दुनिया के लोगों को बेहतर बस्तर दिखाया जाए, इस पर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है और यही बस्तर देखने का सभी इंतजार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में सुरक्षा बलों के जवान और इसके साथ ही साथ सरकार के भी प्रयास देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल खुमन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और चलिए आगे बढ़कर बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुए फर्जीवाड़े के बाद इनके निरीक्षण में शामिल 50 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए 66 कॉलेजों को मान्यता देने की अनुशंसा करने वाले इन अफसरों के निलंबन की तैयारी की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में पहली बार एक साथ इतने लोगों की विभागीय जांच होगी। दरअसल अपात्र कॉलेजों का निरीक्षण करने वाले 111 में से 90 डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को नोटिस जारी किया गया था। इनमें से 50 ही अपना जवाब दे पाए, जिनके जवाब से सरकार संतुष्ट नहीं है। इसके बाद इनके खिलाफ विभागीय जांच के लिए 3 से 15 दिन में आरोप पत्र जारी करने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन को पत्र लिखा गया है। और इधर राजगढ़ के करंडबास थाना क्षेत्र के दूधी नदी पर अवैध खनन रोकने गई ब्यावरा एसडीएम और नायब तहसीलदार पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। ब्यावरा देहात और करंडबास पुलिस की मौजूदगी के बावजूद खनन कर रहे पोकलैंड
ट्रैक्टर लेकर खनन माफिया दबंगई दिखाते हुए फरार हो गए। घटना के दौरान खनन माफिया ने पत्थरों डंडों से हमला किया, जिसमें नायब तहसीलदार बाल बाल बची। दरअसल ब्यावरा एसडीएम नीतांजलि शर्मा को दूधी नदी में अवैध उत्खनन की जानकारी मिली थी। इसे रोकने के लिए एसडीएम टीम के साथ मौके पर पहुंची। टीम पर खनन माफिया ने पत्थर डंडों से हमला कर दिया और हमले में नायब तहसीलदार सपना झिलोरिया बाल बाल बची। हमले के बाद एसडीएम के साथ मौजूद 3 थानों की पुलिस टीम की मौजूदगी में हमलावर करीब 300 मीटर दूरी पर खड़े रहे। इधर ग्रीन इंदौर बनाने के उद्देश्य से इंदौर में 6 से 14 जुलाई के बीच 51 लाख पौधे लगाए जाने हैं। इस कार्यक्रम का इनिशिएटिव नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लिया है। इसके लिए शहर में खाली स्थानों पर गड्ढे करने का सिलसिला जारी है। बता दें आपको, वर्तमान में हर दिन लगभग 1.5 लाख गड्ढे किए जा रहे हैं। पौधारोपण करने के लिए विजयवर्गीय पूरे जोरों शोरों से लगे हैं। हर दिन अलग अलग समाज और संस्थाओं के साथ बैठक की जा रही है और उनके इस अभियान में शहर का हर वर्ग साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो वहीं योजना को मूर्त रूप देने में प्रशासन के साथ ही नगर निगम और आईडीए भी पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। अभियान में देश से बाहर रहने वाले एमपी के एनआरआई फ्रेंड्स ऑफ एमपी भी जुड़ रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ एमपी के सदस्यों के साथ मंत्री विजयवर्गीय ने ऑनलाइन मीटिंग के जरिए बात की है। और ये तस्वीरें आप देखिए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पहल कर दी है। और दूसरी तस्वीर देखिए, अब 51 लाख पौधे लगाए जाने की तैयारी है। क्लीन से ग्रीन सिटी की कवायद शुरू हो चुकी है। एक पेड़ माँ के नाम, यदि आपकी माँ नहीं है तो मन में सोचे और माँ के नाम से पेड़ लगाएं। यदि माँ है और यहाँ आने लायक हो तो उनके साथ लगाएं और एक सेल्फी लें, फोटो खिंचवाएं अपनी माँ के साथ और इसको यहाँ पर लगा दें। इसकी कीमत सिर्फ 50 रुपये। 50 रुपये आपको खर्च करना पड़ेंगे और आपके नाम की नाम पट्टिका यहाँ लग जाएगी। और इसलिए आप सबसे निवेदन है, ये देश का सबसे बड़ा वृक्षारोपण अभियान है। इसमें हम सबको भाग लेना है। इंदौर शहर को बचाना है। इंदौर का टेम्परेचर 5 डिग्री कम करना है। तो देखिए, स्वच्छता को लेकर रिकॉर्ड बना चुका इंदौर, अब एक और नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है और कवायद भी शुरू हो चुके हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये अभियान है क्या। एक पेड़ मां के नाम, इंदौर में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए, स्वच्छता में रिकॉर्ड बना चुका है इंदौर, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 3 घंटे में 51 लाख पौधे लगाए जाने हैं। यानी कि पर्यावरण को लेकर भी इंदौर में अब सक्रियता देखने को मिलेगी। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। तो एक पेड़ मां के नाम, ये है इस अभियान का नाम। और इस अभियान के तहत हर दिन 2 लाख गड्ढे खोदे जाएंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरह से रहेगी, ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दक्षिण भारत से भी पौधे मंगवाए जाएंगे। यानी कि देश की मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ये पहल होने जा रही है। शहर में 25 करोड़ पेड़ पौधों की जरूरत है और इसी बड़ी जरूरत को देखते हुए ये प्रयास किया जा रहा है। करीब 40 लाख पौधे लगाने की व्यवस्था भी पूरी हो चुकी है, कवायद शुरू हो चुकी है। और आगे की प्लानिंग जान लीजिए। 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच पौधे लगाए जाएंगे। एक दिन में कई गड्ढे खोदे जाएंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी शुरुआत करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुरुआत करेंगे और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल से ये कदम उठाया जा रहा है। तो एक बड़े रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है इंदौर। अब देखना होगा कि किस तरह का रिकॉर्ड बनेगा और कितने पेड़ लगाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और जहां सरकार आम लोगों के लिए योजनाएं चला रही है, तो दूसरी ओर निजी स्कूल संस्थान पालकों से मोटी फीस वसूली कर शासन के अभियान को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है पांढुर्णा के सौसर में, जहां कई निजी स्कूलों में आए दिन शाला विकास, गैदरिंग और अन्य एक्टिविटी के नाम पर साल भर फीस वसूली का काम किया जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि शाला विकास के नाम पर सीधे 3600 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे लेकर पालकों में खासी नाराजगी है। तो वहीं परिजनों ने निजी स्कूल के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आज कैलाशपत सिंघानिया रेमंड स्कूल में जो पेरेंट्स से 3600 रुपये विकास शुल्क के नाम से लिए जा रहे हैं, उसका हम लोगों ने विरोध दर्ज किया है और शासन से मांग की है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार उस स्कूल के प्राचार्य महोदया द्वारा प्रतिवर्ष 10% ट्यूशन फीस वसूली जाती है, 10% बढ़ाई जाती है। उसी प्रकार टर्म फीस भी 10% राशि वसूल की जा रही है और पूरे साल भर किसी न किसी बहाने से राशि वसूल की जाती है। इस राशि वसूली के विरुद्ध कार्रवाई हो और इस पर अंकुश लगे। ने डेवलपमेंट चार्ज के नाम से जो प्राइवेट स्कूल लिए हैं, जो मनमानी ढंग से जो वसूली कर रहे हैं और समय समय पर
प्राइवेट स्कूलें मनमानी ढंग से फीस वसूली की जा रही है। इस संबंध में हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा और इसके पश्चात यदि इस समस्या का हल नहीं होता है तो हम पांडुनाग कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन सौंपेंगे। जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिससे लेकर सत्ता दल और विपक्ष दोनों की ही तैयारियां हैं। दोनों अभी से एक दूसरे को खूब घेर रहे हैं। यकीनन ये सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है। सत्र को इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 1 जुलाई से शुरू होगा एमपी विधानसभा का सत्र। विधानसभा को लेकर कांग्रेस बना रही रणनीति। हंगामेदार होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। मोहन सरकार बनने के बाद यह पहला मॉनसून सत्र है और इस बार जहां राज्य सरकार अलग अलग विभागों के 11 विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी सख्त रुख अख्तियार कर रही है और कई मुद्दों को उठाने का प्लान बना रही है। इस बार सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस दौरान पूर्ण बजट पेश करेगी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का पहला बजट 3 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। उधर विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। जो भी घोटाले प्रदेश में हुए, चाहे नरसिंह का घोटाला हो, चाहे जल जीवन का घोटाला हो, चाहे सरकार ने, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए उसको याद दिलाएंगे और इस पे जवाबदेही सरकार तय करेगी कि किन के कारण ये घोटाले हो रहे हैं। और रही 88,000 करोड़ का जो कर्ज लिया है, तो सरकार कर्ज से किन के पेट भरना चाहती है? क्या आम जनता के, प्रदेश की जनता के लिए विकास की बात करना चाहते हैं कि घोटालेबाज लोग जो भ्रष्टाचारी है, अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, क्या उनके पेट भरना चाहती? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं इस बार कांग्रेस के 2 विधायक रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे के इस्तीफा नहीं देने को लेकर भी कांग्रेस सदन में एक बड़ा मुद्दा बना सकती है और इसे लेकर सदन में हंगामा भी कर सकती है। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो उनके मन में क्या है वो बताएं। और चूंकि कांग्रेस पार्टी ने अलविदा कह चुका है, तो मेरे को नहीं लगता कि दोबारा इस पर बात होना चाहिए। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन 3 जुलाई को मोहन सरकार का पहला बजट पेश किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। ये सरकार का पूर्ण बजट होगा। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सरकार लेखानुदान लेकर आई थी। बजट को लेकर वित्त विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर दी हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के लिए जहां सरकार पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं कांग्रेस भी सदन में अपनी बात रखने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट गई है और इस बार पूरी तैयारी के साथ सदन में अपने मुद्दों को उठाएगी, जिसके चलते इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता विवेक पांडे भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, मॉनसून सत्र का इंतजार सभी कर रहे हैं क्योंकि इस बार सत्र हंगामेदार हो सकता है। वहीं क्या कुछ विधेयक लाए जाएंगे, इस पर भी सबकी नजर है। बिल्कुल ऋतु, इस बार का मानसून सत्र जो है वो कांग्रेस पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। नरसिंह का फर्जीवाड़ा एक बेहद मध्य प्रदेश में चर्चा भी रहा, देश भर में चर्चा रहा। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष जनता से सवाल कर रहे हैं, जनता से वो तमाम साक्ष्य मांग रहे हैं जो विधानसभा सत्र में उठाए जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ये पहला बजट भी पेश करने जा रही है। करीब 3.5 लाख करोड़ से अधिक का ये पूरा बजट रहेगा और इससे पहले ये बात कही जा रही है कि समर्थन मूल्य को लेकर तमाम सारे कांग्रेस के विधायक हैं वो सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लोकसभा विधानसभा चुनाव में गारंटी का जिक्र किया था और किसानों को एमएसपी देने के मामले में जीतो पटवारी पत्र भी लिख चुके हैं। तो ये तमाम सारे मुद्दे रहेंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये रखा गया है कि तमाम सारी जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें जनता को कितना लाभ मिल रहा है, जैसे छात्रवृत्ति का मामला हो, और स्थानीय विधायक आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर इस मुद्दे को लेकर सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सरकार इसमें 11 बड़े विधेयक लेके आ रही है। एक सबसे बड़ा मसला है कि मध्य प्रदेश में आए दिन ये देखने के लिए मिलता है कि बोरवेल में बच्चे गिर जाने की वजह से मौत होती है। तो सरकार इस पर एक सख्ती भरा कानून लेकर आने वाली है कि अगर किसी बोरवेल में बच्चा गिरता है तो उसकी लापरवाही और जिम्मेदारी तय की जाएगी। और इसके खिलाफ कांग्रेस का जो तर्क है वो ये है कि तमाम सारे किसानों पर सरकार दबाव बनाना चाहती है। यही वजह है ये बिल लेकर आना चाहती है। ये जागरूकता के जरिए ये पूरा कार्यक्रम होने चाहिए। इसके अलावा जेलों में सुधार को लेकर अपनी तैयारी और कई विधेयक लाए जाएंगे आम जनता से जुड़े हुए। लेकिन अगर विपक्ष की तैयारियों की बात करें, बीते दिन हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, लोगों से भी सुझाव मांगे ताकि उन मुद्दों को विधानसभा में उठाया जा सके। इसके साथ साथ शिक्षक की भर्तियों को लेकर चाहे बात हो और नर्सिंग घोटाले को लेकर भी कांग्रेस हंगामा कर सकती है।
बिल्कुल सही बात है ऋतु। नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने तमाम सारे सुझाव और जनता से साक्ष्य मांगे हैं, जिससे कि विधानसभा सत्र के दौरान उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए। और इससे पहले सरकार से ये मांग की है कि बजट सत्र को आगे बढ़ा दिया जाए, जिससे कि नरसिंह फर्जीवाड़े के मामले को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा की जाए, क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश विधायकों ने नरसिंह फर्जीवाड़े को लेकर सवाल लगाए हैं विधानसभा में। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि उन्हीं सवालों से बचने के लिए 3 जुलाई का समय सरकार ने बजट पेश करने के लिए तय किया है। यकीन मानिए ऋतु, ये पूरा मानसून सत्र हंगामे के भेंट चढ़ेगा, लेकिन सरकार की यही कोशिश होगी कि आसानी से बजट पेश कर दिया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का ये पहला बजट पेश होने वाला। ऋतु बिल्कुल, और देखना होगा कि इस पहले बजट में क्या कुछ प्रावधान किए जाते। फिलहाल शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर भारी कर्ज लेने जा रही है। क्यों ये जरूरत आन पड़ी और क्या कर्ज की राशि है और इसके बाद कितनी कर्जदार हो जाएगी मध्य प्रदेश सरकार, सब कुछ इस रिपोर्ट से समझिए। मध्य प्रदेश सरकार को लोक लुभावन स्कीम्स अब भारी पड़ रही हैं। अलग अलग मदों में महिला से लेकर बुजुर्ग और किसानों से लेकर नौजवानों तक को खुश करने के लिए सरकार को अब फिर भारी भरकम कर्ज लेना पड़ रहा है। ये रकम छोटी मोटी नहीं है। खर्च के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 में इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा कर्जा लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इस बार 88,540 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी, जिसमें से 73,540 करोड़ रुपए बाजार से लिए जाएंगे, तो वहीं 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लेने की योजना है। बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले ये कर्ज 38% ज्यादा है। सरकार ने साल 2023-24 वित्त वर्ष में 55,708 रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि कर्ज लेना कोई बड़ी या महत्वपूर्ण बात नहीं है। सरकार विकास के लिए कर्ज लेती भी है और समय पर उसका भुगतान भी करती है, लेकिन इसी बीच अब सियासत भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी इसे एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार अब तक का सबसे बड़ा कर्जा लेने जा रही है, 88,450 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये पिछले बार की तुलना में लगभग दोगुना है, जिसमें जो कर्जा लिया जा रहा है जिसमें 15% केंद्र सरकार देगी, बाकी मार्केट से लेंगे। मार्केट से लेंगे तो इसमें कमीशन खोरी होगी, क्योंकि जिस भी प्राइवेट फर्म से ये कर्जा लेगी सरकार, वो उनके कमीशन भी सेट होते हैं, बाकायदा उनके एजेंट होते हैं, तो कमीशन खोरी भी करेगी। अब बताइए मध्य प्रदेश के हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। प्रति व्यक्ति ये कम से कम 55 से 60,000 रुपये प्रति कर्ज में दबा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगातार प्रदेश की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान तो भ्रष्टाचार करने के लिए कर्जा लिया जाता था, कमीशन खोरी के लिए कर्जा लिया जाता था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सरकार में प्रदेश के विकास के लिए और आम जनता को सौगातें देने के लिए इस तरह का प्रबंधन किया जाता है। श्रीमान बंटाधार के कार्यकाल में तो प्रदेश का 1/3 बजट अकेले कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए जाता था। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना कृषि सब्सिडी योजना जैसी फ्लैगशिप योजनाओं को चलाने के लिए ये कर्ज लेना जरूरी हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार की आय के मुकाबले खर्चा ज्यादा हो रहा है, इसलिए सरकार को फिलहाल उन्हीं योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो जरूरी हो। ऐसे में सियासत से परे सरकार को अपनी आय के स्रोत बढ़ाने होंगे। गौरतलब है कि वर्तमान में सरकार प्रदेश के आम लोगों की सुविधा के लिए फ्रीबी योजनाओं पर जबरदस्त खर्च कर रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं साल दर साल मध्य प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज बढ़ता गया और आंकड़ा कहां तक पहुंचा है। तो देखिए ये आंकड़े आप समझ लीजिए। 2018-19 बीजेपी की सरकार थी, तब मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और 1.94 लाख करोड़ रुपए कर्ज था तब मध्य प्रदेश सरकार पर। लेकिन ठीक एक साल बाद यानी कि वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में ये कर्ज की राशि बढ़कर 2.31 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच गई। 2020-21 में अगले साल 2.89 लाख करोड़ रुपए तक ये राशि पहुंची। उसके बाद एक बड़ा अंतर देखा गया जब 2021 और 22 में 3.3 लाख करोड़ रुपए तक की राशि पहुंची। बीते साल 2022-23 का जब वित्तीय वर्ष था तो 3.23 लाख करोड़ रुपए ये राशि रही और 2023-24 की अगर बात करें तो 3.85 लाख करोड़ रुपए कर्ज मध्य प्रदेश सरकार पर
हो चुका है। लेकिन ये कर्ज आखिर खर्च कहाँ हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार कहाँ खर्च कर रही है ये रुपए, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि लाडली बहना योजना पर हर साल 18,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। एक बड़ी राशि जारी है लाडली बहना योजना पर। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली के लिए 5,500 करोड़ रुपए सरकार के खर्च होते हैं, यानी कि जो योजना का लाभ मध्य प्रदेश की जनता को दिया जाता है उसमें सरकार के 5,500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कृषि पंप पर सब्सिडी सरकार दे रही है, इसमें भी एक बड़ी राशि सरकार की जाती है। और इसके साथ ही साथ बता दें कि आपको मध्य प्रदेश में गैस सब्सिडी पर भी 1,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च सरकार का बैठता है। साथ ही कर्मचारियों के लिए वेतन भत्तों पर भी सरकार का खर्च जाता है। और ऐसी योजनाओं के साथ साथ कई चीजें हैं, जीपीएफ भुगतान पर भी सरकार का खर्च हो रहा है। तो कई चीजें हैं, खर्च भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो वादे जनता से किए सरकार ने, उन वादों के लिए अब सरकार का जो कर्ज है वो भी बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में गाय को मां कहा जाता है और गाय की पूजा भी की जाती है, लेकिन गायों की आए दिन हो रही मौत प्रशासन के साथ ही गौ सेवकों पर भी सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे एक मामला अनूपपुर से भी सामने आया, जहां अनदेखी का शिकार हो रही गौशाला। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस देश में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, उसी देश में आज गायों के हालात चिंताजनक है। भूख और प्यास के कारण गौवंश हर रोज मौत का शिकार हो रहे हैं। विडंबना यह है कि प्रशासन के साथ साथ गौ सेवा आयोग भी गहरी नींद में सोया है। ये तस्वीरें हैं अनूपपुर के गांव दार सागर की गौशाला की, जहां बड़ी संख्या में गायों को एक साथ रखा जाता है, लेकिन संचालकों की लापरवाही का शिकार ये गाय हो रही हैं। भूख और प्यास के चलते इन गायों की मौत हो रही है। कहने को तो ये शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह का ससुराल है, लेकिन ना तो यहाँ कोई जनप्रतिनिधि पहुंचता है और ना ही वो लोग पहुंचते हैं जिनको इस गौशाला का जिम्मा दिया गया है। हालातों का जिम्मेदार कौन? 2019-20 में हुआ था गौशाला का निर्माण। 2021-22 तक ग्राम पंचायत ने किया संचालन। 22 जनवरी को भारतीय महिला स्व सहायता समूह को दिया जिम्मा। 1 दर्जन से ज्यादा गौशाला आजीविका समूह करता है संचालित। गौशाला में रहते हैं 30 से 35 पशु। गौशाला में 100 पशु रखने का प्रावधान। वहीं गौशाला की देखरेख का जिम्मा भारतीय महिला समूह को दिया गया है, जहां महिला समूह की महिलाओं की जगह उनके पति गौशाला की देखरेख करते हैं। इसी अनदेखी का शिकार हो रही गाय भूख और प्यास से मर रही हैं। हाल ही में यहां 2 गायों की मौत हुई है। इस गौशाला में ना तो खाने की व्यवस्था है और ना ही पानी, यहाँ तक कि यहाँ गंदगी का अंबार भी है, लेकिन जिम्मेदार हैं कि इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो वृद्ध हो चुके हैं। अच्छा। और वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए भाई खत्म हो गए। नहीं, अभी वो बछड़ा तुरंत का नहीं होगा, नहीं पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है, सब कुछ नहीं। इलाज होता है, डॉक्टर साहब आते हैं। शहडोल सांसद के ससुराल पक्ष का गांव दार सागर में स्थिति बेहद दयनीय है। आए दिन गायों की मौत हो रही है, लेकिन क्षेत्रों में ना तो विकास कार्य हो रहे हैं और ना ही लापरवाही पर सांसद का ध्यान जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सांसद क्षेत्र से लापरवाही का शिकार हो रही गाय की मौत पर अब क्या कार्रवाई की जाती है या गायों की मौत लापरवाही की भेंट चढ़ती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। विस्तार न्यूज के लिए अनूपपुर से शैलेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर है बैतूल से, जहां लगातार दूसरे साल भी किसानों को मक्के के अमानक बीज से बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। पिछले साल तो निजी फर्मों ने किसानों को अमानक बीज बेचे थे, लेकिन इस बार तो कृषि विभाग ने किसानों को जो बीज दिए वही अमानक और घटिया पाए गए हैं। बैतूल में इस बरस किसानों को कृषि विभाग की लापरवाही भारी पड़ गई है। जिले में 8 नेर और आसपास के किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग ने उन्हें जो बीज दिए हैं उनमें से अब तक अंकुरण ही नहीं हो पा रहा है। किसानों का दर्द ये है कि अब बोवनी का समय भी लगभग निकल चुका है। बताया जा रहा है कि जो बीज किसानों को दिया गया था उसमें प्रमाणीकरण का टैग ही नहीं पाया गया, जबकि केवल प्रमाणीकृत बीज ही सप्लाई किया जाना था। जब बवाल बड़ा हुआ तो कलेक्टर ने एक जांच कमेटी गठित कर दी। सप्लाई किए गए बीज की जांच करवाई, जिसमें कई खामियां सामने आईं। कलेक्टर साहब से जन सुनवाई में मिले थे और तत्समय उन्होंने जो उसके रैपर और वो बैग दिखाया, उसमें कुछ बैग में प्रमाणीकरण का जो टैग होता है वो अंकित नहीं था। इससे प्रतीत हुआ कि जो संबंधित संस्था ने जो बीज दिया है वो प्रमाणित नहीं था, और जबकि उनको आदेश प्रमाणित बीज का दिया गया तो गलत बीज का
प्रदाय करने और बीज का अंकुरण न होने की स्थिति देखते हुए कलेक्टर साहब द्वारा जांच दल गठित किया गया और जांच दल के निर्णय के अनुसार कलेक्टर साहब ने अभी थाना आठनेर में FIR कल दर्ज करवा दी थी। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद कलेक्टर ने भी सप्लाई फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। कृषि विभाग के SDO श्री रामवीर सिंह राजपूत साहब की रिपोर्ट पर यह पाया गया कि जो साईं कृपा बीज उत्पादक सहकारी समिति मरकावाड़ा जिला पांडुना की जो समिति है, इनके द्वारा प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिसके कारण आठनेर क्षेत्र के कुछ किसानों ने जो बोनी करी तो उनका बीज अंकुरित नहीं हुआ। तो कृषि विभाग की जांच उपरांत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर समिति के विरुद्ध 420 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। इस मामले में आठनेर के वरिष्ठ कृषि अधिकारी रामदयाल सिंगारे को लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और हो सकता है इसमें अभी कुछ और भी लोगों पर गाज गिरे। हालांकि जांच अपनी जगह है, लेकिन किसानों का जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। शंकर राय, विस्तार न्यूज, बैतूल। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता शंकर राय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, देखिए, निजी फर्म तो किसानों को अमानक बीज बेच चुका है, लेकिन किसानों की आस थी कृषि विभाग से और कृषि विभाग से भी किसानों की जो उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक उन्हें बीज नहीं मिला। देखिए रितु, ये बड़ी विडंबना है कि किसानों को लगातार किसान ठगी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कृषि विभाग से उन्होंने जो मक्के का अमानक बीज खरीदा था वो भी पूरी तरह से घटिया और खराब निकला है, जिसके कारण किसानों को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। हालांकि जब किसानों ने इस पूरे मामले को लेकर बैतूल जिला कलेक्टर से शिकायत की, शिकायत करने के बाद कलेक्टर को भी यहां मामला बड़ा गंभीर लगा, जिसके बाद उन्होंने एक आदेश जारी किया और एक जांच समिति गठित की, जिसमें जांच में ये सत्य पाया गया है कि वाकई में जो किसानों को जो अमानक मक्के का बीज दिया गया था वो पूरी तरह से घटिया था, क्योंकि किसानों ने जब वहां पर इस बीज को अपने खेतों में लगाया था तो ये बीज अंकुरित नहीं हो पाया, जिससे ये साफ लगता था कि ये किसान पूरी तरह से किसानों को जो बीज दिया गया है वो घटिया है, जिसके चलते जो कृषि विभाग के आठनेर के जो अधिकारी है उन्हें लापरवाही बरतने के मामले में उन्हें निलंबित भी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, किसानों का कहना है कि लगातार दूसरे साल वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। कृषि विभाग के जो विभाग है उन पे से उनका पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। बिल्कुल शंकर, और अब देखना होगा कि किसानों की समस्याओं को कौन समझता है और उनके इस परेशानी का कौन निवारण करता है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो अब ना पुलिस से डरते हैं ना ही खनिज विभाग की टीम से। एक ऐसा ही मामला गरियाबंद के देवभोग से सामने आया, जहां रेत माफिया ग्रामीणों के साथ मारपीट पर भी उतारू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में खुलेआम रेत खदानों में खनन माफियाओं का आतंक जारी है। खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो अब हर किसी पर हमला करने से गुरेज नहीं आ रहे हैं। मामला देवभोग से सामने आया है, जहां देवभोग दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के सामने ग्रामीणों ने रेत ठेकेदार सतीश दौरा के खिलाफ शिकायत की तो मामले का खुलासा हुआ। ग्रामीणों का आरोप है रेत खदान चला चुके ठेकेदार अब PM आवास के लिए रेत परिवहन करने वाले वाहनों को रोककर 500 रुपए की उगाही करता है और पैसे नहीं देने पर चालकों से मारपीट करता है। का काम ढुलाई करने के लिए तो गाड़ी की आवश्यकता होता है, जो कहीं भी ट्रैक्टर ढुलाई होता है तो सतीश द्वारा और तहसीलदार दोनों जाके गाड़ी को जब्ती करते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। क्यों रात में हाईवा में ट्रैक्टर में ढोली करता है। कौन कौन? सतीश दोरिया। अच्छा। और एक गाड़ी पकड़ने से 10,000। कौन लेता है? ईडम तहसीलदार। अच्छा, और रेत अभी जो ट्रैक्टर जाने रॉयल्टी देता है क्या? ट्रैक्टर जाता है तो 500 रुपया रॉयल्टी दो, नदी से लगाओ। कौन लेता है 500 रुपया आपसे? सतीश दोरिया। तो और अवैध भंडारण पर कार्रवाई करते हैं क्या? तहसीलदार को बोलने से वो तहसीलदार भी ले आता है गाड़ी, ईडम भी ले आता है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कई सवाल उठाए और कहा कि पिछले 1 साल से देवभोग में कोई भी वैध खदान नहीं है, तो रेत का भंडारण कैसे हो रहा है। वहीं रेत माफिया खुद गुपचुप तरीके से रेत का अवैध परिवहन कर कई जगह पर रेत का भंडारण कर रहा है और ये काम प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है, जिस पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए। अवैध भंडारण और अवैध खनन की जो शिकायत हुई है उसका, जैसे कि अभी तो बरसात का सीजन आ चुका है, बरसात के सीजन के अनुसार नियमानुसार किसी भी प्रकार का जो लीज भी रहता है
वो भी लीज खत्म हो जाता है। लीज क्योंकि इस समय बरसात के सीजन में चलता नहीं। पर अवैध भंडारण उसके देख लेते हैं कि उसका लीज जांच लेते हैं कि भंडारण को उसका कब तक का उसका लीज उसको भंडारण का प्राप्त है ना। अगर मान लीजिए भंडारण का उसका लीज खत्म हो गया होगा तो उसका जो भंडारण किया होगा उसको पक्का से जब्त किया जाएगा 100%। अगर उसके पास में किसी प्रकार का कोई लीज नहीं है और लीज है भी तो भी वो किसी ग्रामीण को वो ऐसे रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ग्रामीण को रोकने का उसके पास में पावर नहीं है। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि प्रशासन हैरान है और लोग परेशान हैं। उन्हें ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही किसी प्रकार का डर है, और अब सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है तो उम्मीद है कि माफिया पर लगाम लगेगी। गरियाबंद से पुरुषोत्तम पात्र की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे गरियाबंद से संवाददाता पुरुषोत्तम पात्र जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम, एक और तो देखिए माफिया जिनके हौसले बुलंद है, लेकिन अब ग्रामीणों से मारपीट पर भी उतारू हो रहे हैं। जी, निश्चित तौर पे जो है देवभोग विकास खंड काफी छोटा इलाका है और यहाँ ज्यादातर रेत का इस्तेमाल ग्रामीण और पंचायत विकासखंड स्तर पे जो निर्माण कार्य होते हैं उनके लिए जरूरत होती है। और फिलहाल पीएम जो आवास है उसके काफी लक्ष्य दिए गए हैं, जिसके लिए रेत का लगातार उनकी जरूरत पड़ी थी। लेकिन इसका जो पूरा मौके का फायदा जो है पुराना रेत ठेकेदार उठा रहा है, क्योंकि इस इलाके में साल भर से कोई लीगल टेंडर माइनिंग विभाग द्वारा रेत का खदान नहीं दिया गया है। तो इस स्थिति में ग्रामीण जो है पंचायतों की सहमति से जिस इलाके में रेत का खदान है वहां से रेत ले जाते हैं, लेकिन जो दबंगई पूर्वक जो पूर्व ठेकेदार है वो अपने भंडारण पर्ची का, भंडारण लाइसेंस का हवाला देकर काफी परेशान करता है, काफी प्रताड़ित करता है। यहाँ तक कि ग्रामीणों ने बताया कि 500 रुपए के उगाही का आरोप भी उन्होंने लगाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक साल से इस इलाके में कोई वैध खदान नहीं है तो उसके 2022 से शुरू भंडारण में आज 1.5 साल हो गए, उस 1.5 साल में उस भंडारण का खत्म ही नहीं हुआ है। जिस भंडारण का दावा करता है जो ठेकेदार, वो भंडारण आज तक खत्म नहीं हुआ ये बताया जाता है। लेकिन असलियत में ग्रामीणों ने बताया कि इस ठेकेदार द्वारा जो भंडारण की अनुमति लेने के बाद पुरुषोत्तम की क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इधर पन्ना टाइगर रिजर्व को आबाद करने के लिए कई गांव विस्थापित किए गए थे। आज पन्ना टाइगर रिजर्व देश दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन पीपर टोला और सूरजपुरा के विस्थापित परिवार वन राजस्व सीमा विवाद की वजह से 20 सालों से भटक रहे हैं। इसके चलते सैकड़ों लोगों ने पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक को ज्ञापन सौंपा है और पुरानी जमीन वापस लौटाने की मांग उठाई है। करवे यहाँ के हमारी व्यवस्था कछु नहीं बना है, जो बनी थी बेवरे कुछ नहीं हमें दे रहे। आज 20 साल भगे हैं, पीपटोला सूरजपुरा से हम और आए हैं, तो कहा कि अब ये जागनबारी है तब अपनी नहीं भी बता रहा, ना हम कुछ बता रहे या वो हमारे यहाँ से 20 साल से हमारे जमीन जोत रही है। उनकी समस्या थी कि चूँकि वो वन क्षेत्र है तो उसको राजस्व क्षेत्र में कन्वर्ट किया जाए, डीनोटिफाई किया जाए, फॉरेस्ट भूमि से उनको रेवेन्यू कर दिया जाए, जिससे कि वो जो बाकी ग्रामीण जिन योजनाओं का लाभ ले पाते हैं उन योजनाओं का लाभ ये ग्रामीण भी जो विस्थापित ग्राम के हैं वो भी ले पाएँ। और इधर विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है मुरैना में। वार्ड नंबर 47 में जलभराव की समस्या को लेकर वार्डवासियों ने धरना दिया था और इस खबर को विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे वार्डवासियों को नाली बनाने का आश्वासन दिया। तो वहीं वार्डवासियों ने कहा कि जब तक काम शुरू नहीं होगा तब तक अधिकारी नहीं जाएंगे। इसके चलते नगर निगम अधिकारियों का मोहल्ले वासियों ने घेराव किया है। और इधर भोपाल से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे ने एक तोहफा दिया। अब ट्रेनों में सामान्य स्लीपर के डिब्बे बढ़ेंगे। पश्चिम मध्य रेलवे की 100 ट्रेनों में 4 सामान्य कोच लगेंगे। रोज 14,000 से ज्यादा यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। तो रेलवे के यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि ये खबर इनके काम की है। 100 ट्रेनों में 4 सामान्य कोच लगाए जाएंगे और यात्रियों को एक बड़ा तोहफा रेलवे ने दिया है। तो रोज 14,000 से ज्यादा यात्रियों को इसका फायदा होगा। जनरल कोच में सफर करने वालों को रेलवे ने तोहफा दिया है। 100 से ज्यादा ट्रेनों में कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी। ट्रेनों में सामान्य और स्लीपर के कोच बढ़ाए जाएंगे और 100 ट्रेनों में 4 सामान्य कोच लगेंगे। तो रेलवे के यात्रियों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। सामान्य और स्लीपर के कोच बढ़ाने की सौगात रेलवे दे रहा है और 100 ट्रेनों के यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। करीब 14,000 यात्री रोजाना इसका फायदा उठाएंगे।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज और जाते जाते देखिए आपके शहर के मौसम का हाल।